हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग के 52% हैं। देखो भाई, रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और उसके अंक यानी रवि के अंक बोला इसने, यानी रवि के अंक जो है ना, वो भाई रवि और राजेश, ठीक है ना, रवि और राजेश। यार मैंने क्या कर दिया। हम्म, रवि को मैंने आर माना है और राजेश, ठीक है ना। इनके अंकों का योग कितना है भाई? ये 52% है। तो 52 बटे कितना हो गया? 100। अब ये रवि के अंक हो गए, तो ध्यान देना यहाँ पर। 4 से काट रहा हूँ 13 बार, 4 से कट गए 25 बार। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि रवि बटे रवि प्लस राजेश, ठीक है, कितना है? 13/25। अब मुझे ये बताओ कि रवि के कितने अंक हैं भाई? 13। और रवि और राज के मिलके कितने हो रहे हैं? 25। तो इसका मतलब कि भाई राजेश के कितने अंक होंगे? 12 अंक होंगे। अभी तो भाई रवि और राजेश के अंक मिलके 25 होंगे। अब सवाल ने ये कहा है कि रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो भाई रवि ने राजेश से हमारे हिसाब से 1 अंक अधिक प्राप्त किया है, उसके हिसाब से 8। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 8 है। तो इसने बोला है दोनों के अंक बताइए। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 13 की वैल्यू, 13 × 8 = 104 और 12 × 8 = 96। यानी हमारा आंसर हो जाएगा भाई 104 और 96, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। दो छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। देखिए दोबारा समझिए, वही सवाल आ गया है। मान लेते हैं भाई दो व्यक्ति हैं, ए और बी। इन दोनों ने क्या किया कि एक परीक्षा में प्रवेश करने के लिए परीक्षा दी है, ठीक है ना, प्रवेश परीक्षा दी है। इसने बोला है कि यार मान लो ए है एक, ठीक है ना। ए ने जो प्राप्त किया है ना, वो ए ओ प्लस बी के अंकों के योग का कितना क्या है भाई? 80% क्या है? समझना है यहाँ पर बात, सवाल को देखो। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, उसके मतलब किसके भाई? जो एक स्टार्टिंग वाला है, यानी ए की बात कर रहा है ये, ए। उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। यानी उनके मतलब किसके? ए प्लस बी के। तो ये हो गया 20 × 80, 20 × 5 = 100। तो ये आ गया ए बटे ए प्लस बी, कितना आ गया? 4/5। अब मुझे ये बताइए भाई कि ए के जो अंक हैं वो 4 हैं, तो बी के अंक कितने होने चाहिए जिससे कि ए और बी के दोनों के मिलके 5 हो जाएं? तो बी का अंक कितना होगा? 1 होगा। अब देखना, ए ने बी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? 3। सवाल के अकॉर्डिंग कितने हैं? 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार कट गया ये। दोनों के इसने अंक पूछे हैं, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 1 = 5, यानी 20 और 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में आया भाई सभी के? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा एक्स में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 35 छात्रों की एक अन्य परीक्षा बाई में 28% 28 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। किस कक्षा में प्रतिशत, यार क्या बोल रहा हूँ, किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है? देखो यार, 24 पास हुए हैं 30 में से, एक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 0 से 0 काट दिया
और 3 अट्ठे 24, यानी 80% तो हुए हैं भाई किसमें, एक्स में पास। अब देखो बाई की बात चल रही है भाई, 35 छात्र थे, 28 क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ। मैंने काटा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से काटा 5 दूनी 10, ये आ गया 20 चौक 80%। यानी कि भाई क्या हुआ है कि एक्स में और बाई में दोनों के दोनों ही क्या हुए हैं, समान प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, बराबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150, ठीक है, अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए हैं। भाई देखो 50% का मतलब होता है आधा, यानी इसमें से इसने आधे प्राप्त किए हैं, तो ये हो गए 50 प्राप्त किए हैं। ओके, अब यहाँ पर इसने किए हैं 60%, तो 60 बटे हो गया 100। तो मैंने 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, और 13 छिंग 78 हमारा 130 में से क्या है, 150 में से क्या है इसने 70%। तो 70 बटे 100 निकालेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि भाई इसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो 8 5 13, हासिल 1, 7 5 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, यानी 233 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से किए हैं भाई ये किए हैं 380 में से। इसने यही तो पूछा है, रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये बताओ 380 में से इसने 233 अंक प्राप्त किए हैं, और परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। अब यहाँ से भाई जो भी चीज़ कट रही है उसे काट लेते हैं। 2 से काटा मैंने, सॉरी, जीरो से जीरो काटा, 2 से 19 बार कट गया ये, 2 से 5 बार कट गया। अब देखना 19 से कट रहा है ये, 19 से 19, कितना बचा भाई, 4 43 हो गया। 19 दूनी 38, काउंट लगाएंगे तो 38 5, यानी 50 हो गया ये। और 19 दूनी फिर 38 हो जाएगा, 38 घटाएंगे इसमें से तो 12 बचा, काउंट लग रहा है तो 19 छिक्के 114, यानी अप्रॉक्स में आ जाएगा ये 12.26 गुणा 5। ये कितना आ गया भाई, 26 पंजे 130, 3 तो आ गया ये, और 12 पंजे 60 और 1 61, यानी 61.30 के समथिंग आएगा। तो 61.32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आया क्या सभी की समझ में भाई। इसे हम डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए हैं। फ्रेंच में ध्यान रखना, अंग्रेजी में 100 में से 91, और स्पेनिश में 70 में से 63, और जापानी में 50 में से 44। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। देखो यार, 80 में से 72 अंक प्राप्त किए हैं, और इंग्लिश में कितने किए हैं भाई, 100 में से 91। इसके बाद स्पेनिश, स्पेनिश में 70 में से 63, और जापान में 50 में से 44। तो मुझे ये बताओ भाई इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं टोटल, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 की जीरो हासिल 1, तो ये हो गया 7 और 9 16, 16 और 6 हो गया 22, और 4 26, और 1 27, यानी 270 किए हैं। कुल पूर्णांक कितने का है भाई, तो कुल पूर्णांक को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 7 12 8 20, एक बचा 220 में से, हाँ 220 में से क्या है,
80 में से, ठीक है, 100 में से, 70 में से, 50 में से, सभी को ऐड करना है यार एक बार। ये हो गया 180, 7 5 12, 120, तो 300 आ गया यहाँ पर। ये आ जाएगा यहाँ पर 300। तो मुझे ये बताओ भाई कि इसने 300 में से 270 अंक प्राप्त किए हैं, तो परसेंट के लिए क्या करोगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 नीम 27, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 90%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, राजेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है। यार क्या घटिया सवाल दे दिया है, बताओ भाई। परीक्षा पूर्णांक कितने का है, 375 का है, ठीक है, यही तो बात है। अब मुझे ये बताओ कि कुल पूर्णांक इसने पूछा है, यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, तो दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है। मुझे ये बताओ दोनों कितने अंक प्राप्त कर रही हैं। 96 और 92 कितना हो गया, 6 और 2 8, 9 और 9 18, 188%। तो निकाल दो यार इसका 188%, 188/100। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, 25 × 25 और 25 × 5 = 125, 25 चौक कितना हो गया 100, 4 से काट रहा हूँ इसको, 4 चौक 16, 4 7 28, ये आ गया 15 7 105, 10 बचा, 15 चौक 60, यानी कितना आ गया 705। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। बताओ किसी की समझ में ना आया हो तो। अगला सवाल देखेंगे। ये भाई ऐसे सवाल आते हैं आपके एनटीपीसी में, ओके, और रेलवे में भी पूछ लेता है, लेकिन एनटीपीसी में ज़्यादा पूछता है इनको, और लोको पायलट में। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया। वर्ष 2000 की बात है भाई ये। श्री एक्स ने 2003 में 7,000 रुपये अर्जित किए, जो उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। देखो यार, एक्स की बात है, और 2000 और 2003, इसने बोला है कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से, यानी अगर 2000 में ये 100 रुपये अर्जित कर रहा था, तो यहाँ पे 2003 में ये 110 रुपये अर्जित कर रहा है। जब मैं इसे रेशियो बनाऊंगा तो 0 से 0 कट जाएगी ये, तो ये आ जाएगा 10 रुपये और 11 रुपये, ठीक है। अब 2000/3 में ये कितने रुपए अर्जित कर रहा है, उसके हिसाब से 7,000 रुपये। तो 11 से काट रहा हूँ इसे, 11 × 6 = 66, 66 तो 4 बचा, और 11 × 3 = 33, फिर 7 हो गया, 17 हो गया, 11 × 6 = 66, ओके, और फिर 11 × 3 = 33, अप्रॉक्स में चला जाएगा ये इसी तरीके से, ठीक है, अप्रॉक्स में जाएगा। अब अगर भाई 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो मुझे बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं 10 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ, तो भाई ये तो जीरो खत्म हो जाएगी, 63, 63, 6 पॉइंट ऐसे चलता रहेगा ना ये तो, इस तरीके से, तो इतना मान लेते हैं। आगे अब क्या है, आगे इसने ये बोला है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। श्रीमती बाई ने, जो कि श्री एक्स की पत्नी है, यहाँ बाई की बात हो रही है अब, पत्नी है, ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है,
और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9000 रुपये अर्जित किए हैं। वर्ष 2000 में कुल मिलाकर इन्होंने 9000 रुपये अर्जित किए हैं। अब पूछा क्या है इसने यार, 2003 की बात पूछी है क्या? हम्म। श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया? अच्छा, ये हमें सिद्ध करना है। देखो, सवाल ने ये कहा है, श्रीमती बाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है। आधा अर्जित किया है। देखो यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि श्री एक्स द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने मान लिया इसी की बात है भाई, एक्स द्वारा 2000 में एक्स द्वारा 2000 में अर्जित राशि अगर ए है, ठीक है, ये 2003 है, तो बाई द्वारा जो अर्जित राशि है वो इसने बोला है कि एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा है, यानी ए बटे 2 है। यही तो बात है भाई। ठीक, अर्जित क्या है, और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर, वर्ष 2000 में कुल मिलाकर इन्होंने कितना अर्जित कर लिया है? तो भाई एक्स और बाई ने टोटल मिला के, यानी ए प्लस ए बटे 2, और ये कितना है भाई? 9000। 2 एकन 2 और 1 3, ए बटे 2 बराबर 9000। तो 3 तिया 9, ए ने कितना अर्जित किया है? 6000। अगर ए ने 6000 अर्जित किया है तो बी ने यहाँ, सॉरी यार, एक्स ने, तो बाई ने कितना अर्जित किया होगा भाई? बाई ने अर्जित किया होगा इसका आधा, यानी 3000। यही तो बात है। तो भाई यहाँ पर हमने देखा, देखो इस पॉइंट को थोड़ा हटाओ यहाँ से, ये पॉइंट आपका यहीं पे आएगा। अब मुझे ये बताओ कि भाई एक्स जो है वर्ष 2000 में 6000 रुपये कमा रहा है, लेकिन यहाँ पर कमा रहा है कितना भाई? ये 6363। तो अब ये देखो कि यहाँ की अकॉर्डिंग और यहाँ की अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि वर्ष 2000 में ए जो है ना, सॉरी, बाई जो है वो क्या कर रहा है भाई? एक्स की तुलना में आधा अर्जित करता है। तो क्या भाई एक्स की तुलना में ये आधा अर्जित कर रहा है? भाई अगर मैं यहाँ इसकी अकॉर्डिंग देखूं, दूसरे कथन की तरह देखिए, ये दूसरा है और ये फर्स्ट है। अगर मैं कथन दूसरे की अकॉर्डिंग देखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बात सही है भाई कि भाई एक्स जो है बाई की तुलना में ये आधा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कथन एक की अकॉर्डिंग देखता हूँ तो मुझे ये बताओ, अगर मैं देखूं क्या यहाँ पर से यहाँ पर ये आधा है क्या इसका? ये तो भाई आधे से कम है, ये तो क्या है, आधे से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। इसीलिए हम निर्णय नहीं ले सकते कि भाई अगर ये दोनों बात यहाँ पर सही होती, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो हम क्या कहते, भाई हमारा आंसर हो जाता प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हम यार सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना। तो मुझे ये बताओ कि भाई इसकी अकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर तो आधा है, और इसकी अकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं पहले की अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आधे से कम है ये। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संभावना प्रकट हो रही है फिर यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर के देखो, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 ही पर्याप्त होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दूसरा
तीसरा ऑप्शन क्या है, अकेले एक ही पर्याप्त है जबकि अकेले दो का दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये गलत है। अकेले दो ही पर्याप्त है जबकि अकेले एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक से पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, कैसे है, एक बार दोबारा सवाल को पढ़ लेना और उसके बाद देख लेना कि भाई इसने ये शर्त तो यहाँ पर क्लियर कर दी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी तुलना करता हूँ तो ये क्या बैठ रहा है, इससे कम बैठ रहा है, आधा नहीं है ये, और इसने ये बोला है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। जैसे इसको देखो अब, देखिए इसने बोला है वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी के लाभ में प्रतिशत वृद्धि बताइए। वर्ष 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था, जो वर्ष 2015 से 10% ज़्यादा है। तो वर्ष 2014 और 2015 की बात है ये। ठीक है ना, उसने कहा है कि 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2014 में अगर 1 लाख रुपए का मुनाफा था, जो 2015 से 10% ज़्यादा है, यानी यहाँ पर अगर ये 10 रुपये कमा रहा था तो यहाँ पर ये 11 रुपये कमा रहा है 2014 में। आगे इसने बोला है वर्ष 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपए था, जो 2014 से 1 लाख रुपए ज़्यादा है। 2016 की बात आ गई अब। देखो यहाँ पे अगर ये 1 लाख रुपए 11 है और यहाँ पे 10 है, इसने बोला है कि अगर कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था यहाँ पर, है ना, तो 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपए था, जो 2014 की तुलना में 1 लाख रुपए अधिक है, ये बात इसने बोली है। यार यहाँ पर एक बात बताओ, इसका और इसका क्या तालमेल हो रहा है यार, इसका और इसका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि इनसे तो आंसर निकलेगा निकलेगा नहीं, और ना ही इन दोनों से निकलेगा। तो आंसर जो निकलेगा हमारा किस किस से निकलेगा, 2014 और 2016 से निकलेगा, क्योंकि इसने बोला है कि भाई वर्ष 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपए था, जो 2014 से 1 लाख रुपए ज़्यादा है। तो यहाँ से देखना क्या है, 1 लाख रुपए ज़्यादा है, तो भाई 1 के ज़्यादा है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ समझना ये है कि इसने ये बोला है 2014 की तुलना में 2016 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओके, तो 2014 और 2016 की बात है, तो भाई 2015 से तो सवाल होगा नहीं, इसी से हो सकता है, 2014 भी है और 2016 भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, दो अकेले पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। ओके, अब देखिए अगला सवाल। जैसे अब ये आपका सवाल है एक, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। ओके, देखिए कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है 30%। ओके, शेष भारत से है। भारत से कितना होगा, 70%। अब इसने बोला है कि भाई अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई अवैध तो मतलब वो होंगे जो भारत में बाहर से आए हैं, वो अवैध माने जाएंगे। ओके, ओके, अब अगर मैं भारत के तरफ होके देखता हूँ तो अवैध कितने, अवैध कौन से होंगे,
ये होंगे 30%। और अगर मैं बांग्लादेश की तरफ से देखता हूँ तो फिर अवैध कौन से होंगे? 70%। तो इनमें हम क्या नहीं निकाल पा रहे यार, कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे कि भाई कौन से अवैध हैं और कौन से वैध हैं। ठीक है ना? अगर ये कहता कि भारत भारत से में रहने वाले, या फिर भारत की बात करता जैसे ये, कि भारत से अलग कितने अवैध हैं, तो फिर ये 30% हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसने कुछ दे ही नहीं रखा है कि भाई वेद कौन से हैं और अवेद कौन से हैं। भाई हम तो दोनों को ही अवेद मान सकते हैं और दोनों को ही हम वेद मान सकते हैं, वेद। तो हम यहाँ से क्या नहीं निकाल पा रहे, निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। तो यहाँ से ये तो आपका गलत होगा, ये अकेले पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये भी गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो टाइप 2 में हम थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देखिए भाई, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर इनटू कंजप्शन। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं आय बराबर खर्च गुणा खपत। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसे डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। इसे तो मैं आई मान लूँ और इसे मैं एक्सपेंडिचर मान लूँ और इसे मैं सी मान लूँ, कंजप्शन। ओके, तो अगर मैं यहाँ से भाई देखो, मैं खपत निकालना चाह रहा हूँ, कंजप्शन निकालना चाह रहा हूँ। कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा? इनकम बटे एक्सपेंडिचर। ये पहला है, ध्यान रखना, रिजल्ट। और ये दूसरा रिजल्ट निकल के आया। और तीसरा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से निकल के? क्या आएगा? अगर मैं आपसे एक्सपेंडिचर पूछता हूँ तो ये आ जाएगी इनकम बटे में क्या आ जाएगा? कंजप्शन। ओके, ये आपको ध्यान रखने हैं। तीन रिजल्ट, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो सवाल ने बोला है, चौथा रिजल्ट देखो ये है, चौथा ही बता देता हूँ कि अगर, वो डायरेक्ट वाला तरीका है, अगर रुपये आपको दे रखे हैं इसमें ए अनुपात बी में, तो भाई खपत जो हो जाएगी यानी कंजप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी अनुपात ए। और यदि खपत दे रखी है ए अनुपात बी, ओके, और हमसे पूछता है कि रुपये कितने होंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है, तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? तो देखो मैंने बताया था कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर इनटू कंजप्शन। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है और इसने बोला है कि खर्च में कोई वृद्धि ना होनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि इनकम जो है ना वो 10 से 100 से 130 होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 से 13 हो गई। ओके, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? खर्च में क्या ना होनी चाहिए भाई? वृद्धि ना होनी चाहिए। खपत कितनी कम कर दें? तो यहाँ से ध्यान देना, इसने ये बोला है कि खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी खर्च में कोई वृद्धि ना होनी चाहिए और खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, यानी कंजप्शन की बात है। यानी हमें यहाँ से क्या निकालना है? कंजप्शन निकालना है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि भाई इसमें कब वृद्धि ना होगी? ध्यान रखना, ये पलट जाएंगे। अगर ये एक्स है
और ये मैंने मान लिया बाई है। एक सेकंड रुको यार, ये हमने यार फॉर्मूला गलत लिख दिया भाई। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत हो गया यहाँ पर। और फिर आपका ये भी गलत हो गया। तभी तो मैं सोच रहा था कि यार रिजल्ट कैसे नहीं आ रहा। देखिए ये होता है यार, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजप्शन कंजप्शन। तो मैं लिख सकता हूँ भाई, खर्च बराबर होता है आय इनटू खपत। अब सही है ये। तो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर ई से, ये आई से, और ये सी से। तो अगर मैं भाई इनकम निकालता हूँ तो एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग करेंगे, और अगर मैं कंजप्शन निकालता हूँ हम्म, तो एक्सपेंडिचर में किससे भाग कर देंगे? एक्सपेंडिचर में भाग कर देंगे हम इनकम से। ओके, बाकी ये सभी चीज़ सही है आपकी। ये फॉर्मूला आपका उल्टा लग गया है। देखो ये एक्सपेंडिचर बराबर होता है किसके? इनकम इनटू कंजप्शन के। ठीक है, तो इसने बोला है कि भाई खपत में कोई भी, खर्च में कोई वृद्धि ना होनी चाहिए, यानी खर्च जितना है ना उतना ही रहना चाहिए। इनकम हो रही है भाई, देखो 10 से 13 हो गई है। तो मुझे ये बताओ कि भाई खपत में कितने परसेंट की कमी करते हैं जिससे कि ये बराबर हो, यानी यहाँ पर जो आए ना रिजल्ट वही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो क्या मैंने को पलट के लिख दूँ 13 और 10? अब देखना, तेरह धाम 130, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तेरह धाम 130, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो ये वाला जो रिजल्ट लिखा है मैंने, ये वाला चौथा, वो यहीं से आया है। ओके, अब देखना यार, खपत कितनी कम हुई है भाई? 3 कम हुई है, कितने से? 13 से। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। ये आ गया 300/13%। इसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 13 दूनी 26, 26 कितना बचा? 8, 80 हो गया। तो ये हो गया, गलत आ रहा है यार ये तो। 13 दूनी 26, 4 बचेगा। 13 तिया 39, यानी 23 सही 1/13%। ओके, अब देखो यार, इसे करने का जो ये इस वाले मेथड से बता रहा हूँ मैं, चौथे वाले से, चौथे वाले मेथड से अगर मैं करूँगा इसे, तो देखो जो इनकम है वो कितने की वृद्धि हो रही है भाई? इनकम में, इनकम में हो रही है, प्राइस में हो रही है ना, रुपयों में। ये हो रही है 10 से कितना? 13। 100 से 130 मान लो, जीरो से जीरो कट जाएगी। अब हमें क्या निकलना है भाई? इसने बोला है खपत। तो खपत कैसे आएगी भाई? 13/10। तो देख कितना कम हो गया है, 3, कितने से? 13 से। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। आंसर आ जाएगा आपका 23 सही 1/13%। दूसरा तरीका देखो इसका, एक और फॉर्मूला बेस्ड, एक फॉर्मूला और है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। एक भाई ये फॉर्मूला है, इसे पूरे को मिटा देता हूँ पहले मैं। क्या हो रहा है यार ये, कहीं कहीं से मिट रहा है। एक सेकंड, सभी वेट करेंगे। देखो दूसरा ये है आपका कि ध्यान रखना, खपत में कमी या वृद्धि जब भी बोलता है तो हम करेंगे भाई, अगर कमी बोलेगा तो पहले कमी लिखेंगे, और वृद्धि बोलेगा तो फिर हम वृद्धि लिखेंगे। ओके, और नीचे लिखेंगे 100, और इस 100 में अगर कमी बोलेगा तो माइनस कर देंगे, प्लस बोले वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है,
कमी या वृद्धि, ठीक है, मैं इसी को लिख देता हूँ, कमी या वृद्धि। अभी समझ में आ जाएगा। और परसेंट के लिए क्या कर दोगे, 100। जैसे अब इसने बोला है 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30 वृद्धि लिखा है देखो, ये वाला। और भाई 100 वृद्धि के लिए प्लस करना होगा। वृद्धि कितने की हो रही है, 30 की। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो ये कितना आ गया, 30/130। और परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो 0 से 0 काट दी, तो ये आ गया कितना भाई, 300/13%। ओके। अगर ये बोलता आपसे कि 20% की कमी हो रही है, तो कमी को ऊपर लिखते हैं, बटे में 100, माइनस करेंगे कमी, और परसेंट के लिए 100। तो कितना आ गया ये, 20/80। और परसेंट के लिए 100। तो ये आ गया 20 एकन 20, 20 × 4 = 80। 4 से काट रहा हूँ, 4 × 4, 4 से कटाइए 25 बार। तो कितना आ गया, 25%। अगर कमी बोलता तो हम क्या कर देते, इस तरीके से करते। और सवाल ने अब वृद्धि बोला है, तो हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ओके। तो चलिए भाई, आगे के क्वेश्चन हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।